अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीथिंग के और हमारे तनफ्फुस, सांस लेने के इस सबक में। कल हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इंसानों के अंदर जो हमारे तनफ्फुस का निज़ाम है, उसमें कौन कौन से अज़ा होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी हमने बात किए थे। तो हमने पहले स्टार्ट किया था कि नाक का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको बोला था बैरूनी नथने। फिर उसके बाद होता है नेजल पासेज, फिर होता है नेजल चैम्बर, यानी नाक का रास्ता होता है। फिर नाक का एक खाना होता है, कैविटी होती है। उसके बाद फेरिंग्स होती है। हमने कहा कि फेरिंग्स वो जगह है जहां से हवा और ग़िज़ा दोनों भी जाने वाली है। फिर उसके बाद लैरिंग्स, हमने कहा कि आवाज जो हमारे जिस्म में बनती है या हमारे जिस्म से जो आवाज बाहर आती है उसको बनाने का काम कौन करता है? लैरिंग्स। फिर मैंने कहा था कि लैरिंग जो ये पुड़मुड़ी हड्डियों से बना हुआ हिस्सा है। फिर ट्राइकिया, फिर हमने कहा कि ट्राइकिया दो ब्रांच में डिवाइड होता है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई और छोटे छोटे ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी। और आखिर में बनती है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आखिर में वहां पर क्या होती है? इरेगुलर शेप, यानी वहां पर एक थिन शेप की वॉल वाली छोटा सा थैली नुमा साफ्ट होती है, उसको बोला जाता है एल्वियोलाई। और उसके बाद फिर हमने कहा कि जो बैरूनी नथने से लेकर जो ब्रोंक्यूल्स है वहां तक के हिस्से को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ईसाली पार्ट। ईसाली हिस्से का मतलब क्या होता है? जिसके जरिए हवा बाहर से लंग्स के अंदर तक, यानी एल्वियोलाई तक आएगी। और दूसरा हिस्सा हमने कहा कि तनफ्फुसी हिस्सा, यानी जहां पर क्या होगा? तबादले का काम होगा, गैसेस तक गैसेस तबादला होगा, एक्सचेंज होगी। तो हमने कहा था कि इस तरह से दो बड़े हिस्से उसमें होते हैं। नाउ फिर हमने एक और बात कहा था कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े आमतौर पे क्या, फेफड़ों में कौन कौन से हिस्से शामिल है? तो फेफड़ों में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये तीन हिस्से फेफड़ों के अंदर शामिल है ना। अब उससे आगे हमारी बात हो रही है, उससे आगे हम क्या बात करने वाले? उससे आगे जो बहुत ही अहम कि हमारा जो फेफड़ा होता है वो जिस्म में किस तरह से उसको रखा गया है। तो अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो ये जो शक्ल है, ये शक्ल को आप देख रहे हैं, तो इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरी शक्ल है, इसके अंदर क्या रखे गए हैं? लंग्स रखे गए, फेफड़े, और उसके आजू बाजू पूरी हड्डियां मौजूद है, ठीक है, ऊपर और नीचे से। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं कि ये है क्या ना। ये जो साफ्त है, इस साफ्त को, जो हड्डियों वाली साफ्त है, जिसको हम हड्डियों का पिंजरा भी कहते हैं, और इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं हमारा जोफे सद्र। क्या कहते हैं उसको? जोफे सद्र, या हम उसको कहते हैं थोरैसिक। यहां पर स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो उसको भूल जाओ, इसको याद रखो। उसको क्या कहते हैं? थोरैसिक चैम्बर। तो जो होता है ना, जो फेफड़े होते हैं, वो फेफड़े की मौजूदगी कहां पर है, या वो फेफड़े कहां पर होते हैं? तो जोफे सदर में मौजूद होते हैं, जोफे सदर के अंदर होते हैं। और उसी जोफे सदर को क्या बोला जाता है? थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक कैविटी। ना, ये जो थोरैसिक चैम्बर है, अगर इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए उर्दू के ट्रांसलेशन के दौरान यहाँ पर गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? कि ये जो थोरैसिक चैम्बर होता है, इस थोरैसिक चैम्बर को बनाने वाले यहाँ पर चार अलग अलग पार्ट्स है। कौन कौन से चार अलग अलग पार्ट्स है? तो सबसे पहला जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम। कौन है वो? वर्टिब्रल कॉलम। यानी वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फिखरी कैफा, या दूसरे अल्फाज में हम उसको कहते हैं रीढ़ की हड्डियां, ठीक है। तो जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो, दूसरा हिस्सा है उसको बनाया जाता है स्टर्नम। दूसरी जो हड्डी है वो कौन है? स्टर्नम। और तीसरा जो है वो है रिब्स, जिनको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? हमारी पसलियां। और एक हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है डायफ्रागम। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्रागम। ना, अब ये चारों साफ्ट है जिसके जरिए क्या बनता है? थोरैसिक चैम्बर। अब एनसीईआरटी में कहां गड़बड़ हुई उसको आप समझ लीजिए, जब आप इस उर्दू बुक को पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे जिस्म के अंदर पीछे। इसका मतलब ये है कि थोरैसिक केज जब बनेगा तो पीछे कौन रहेगी? वर्टिब्रल कॉलम। और स्टर्नम जो होती है, ये जो थोरैसिक केज है उसके सामने होती है, यानी हमारे जिस्म के अंदर क्या होती है? आगे की जानिब होती है। कहां पर होती है? आगे की जानिब। इसका मतलब थोरैसिक में भी ये कहां पर होंगी? आगे की जानिब। इसी तरह से जो रिब्स होती है, ये रिब्स होती है लैटरल जानिब, यानी आजू बाजू होती है,
है ना, हमारे आजू बाजू होती है। और डायफ्रागम जो होती है ये हमारे थोरैसिक केज यानी हमारे जिस्म के अंदर ये नीचे है, इसका मतलब थोरैसिक केज में भी ये कहाँ होंगी, नीचे की जानिब। अब थोड़ा सा इसको रीड करते तो बात समझ में आएगी क्या, कि ये जो थोरैसिक चैम्बर है उसमें यहाँ पर बोला गया है कि आगे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती है, जबकि वर्टिब्रल कहाँ होती है, पीछे। इसका मतलब यहाँ पर ये बात क्या होगी, गलत। इसको याद रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक एनसीईआरटी में हुई है। दूसरा, पीछे की जानिब, जबकि हमने कहा कि पीछे की जानिब नहीं बल्कि स्टर्नम कहाँ होती है, सामने की जानिब। फिर हमने कहा कि लैटरल यानी दाएं बाएं। अब ये बात, दाएं बाएं की तरफ कौन होता है, रीढ़ की हड्डियां होती है क्या, नहीं, दाएं बाएं कौन होता है, पसलियां होती है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, गलत। इसी तरह से नीचे की तरफ, अब ये बात सही है कि नीचे की तरफ एक गेंद नुमा शाफ्ट होती है जिसको बोला जाता है डायफ्रागम। और ये जो डायफ्रागम है, ये डायफ्रागम कौन है, ये डायफ्रागम हमारे जिस्म की स्केलेटल मसल है। कौन सी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, यानी वो मसल्स है, वो गोश्त है जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इस गोश्त के अंदर क्या होता है, इस गोश्त के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ये जो गोश्त है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो हम हमारे दिमाग के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने सांस लेना है तो मैंने क्या किया, थोरैसिक केज को नीचे दबाया। अब मैं जब सांस छोड़ूंगा तो थोरैसिक केज जो डायफ्रागम है वो ऊपर हो जाएगा। तो आमतौर पे ये जो डायफ्रागम है ये एक तरह की मसल्स है, ये हड्डी नहीं है, ये गोश्त है। ये कौन सा वाला गोश्त है, ये वो गोश्त है जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए याद रखना कि जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम को बोला जाता है स्केलेटल मसल। और ये जो स्केलेटल मसल्स होती है इसके मामले में याद रखना कि ये हमेशा दिमाग के जरिए क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है, काबू में रखी जाती है। इसलिए आप चाहे तो लंबी सांस ले, आप चाहे तो सांस कम ज्यादा उसको कर सकते हैं। तो ये आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे डॉगी लग गया, अभी आप जाके खड़े हो गए, आप क्या कर रहे हैं, सांस रोके हुए, यानी आपने डायफ्रागम के मूवमेंट को कंट्रोल करके रखा है, डायफ्रागम आपके काबू में। वो डायफ्रागम को अगर आप मूव करेंगे, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी उसको सुकड़ाएंगे, फैलाएंगे, तब जाके आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन आए, हवाएं अंदर आएगी और हवा बाहर जाएगी, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो याद रखना यहाँ पर कि जो लंग्स है उस लंग्स को कहाँ रखा गया है, इस लंग्स को थोरैसिक चैम्बर में रखा गया है। और इस थोरैसिक चैम्बर को बनाने वाले 4 हिस्से हैं, उनमें वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिफ और डायफ्रागम है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर इतना वाला पैराग्राफ में बहुत बड़ी गड़बड़ वाली है, इसलिए आपने याद रखना। कोशिश करिए कि आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट है जिन जो या तो ये बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं या उन्होंने नहीं देखा, तो उनको ये बताइए कि अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो बुक के अंदर ये प्रॉब्लम है, ताकि उनको बात समझ में आए। ठीक ना। दूसरी बात कि जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स का मतलब है जो सीना होता है, इसमें फेफड़ों का जो अंदरूनी निजाम है वो इस तरह से अरेंज किया गया कि थोरैसिक चैम्बर जो है, यानी ये जो थोरैसिक चैम्बर है, इसके हजम में यानी इसके साइज में, इसके वॉल्यूम में अगर कोई भी तब्दीली होती है तो वो तब्दीली आपको फेफड़ों की कैविटी में देखने को मिलेगी। यानी वो फेफड़ों की तब्दीली में क्या होगी, आया होगा। यानी हम बोलते हैं कि आया होना का मतलब क्या है, जाहिर होना, दिखाई देना, वाज़ेह होना और रिप्रेजेंट होना, इस चीज को हम कहते हैं आया होना। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि थोरैसिक केज और फेफड़ों का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि जो भी तब्दीली थोरैसिक केज में होगी, थोरैसिक चैम्बर में होगी, वो तब्दीली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो तब्दीली आपको फेफड़ों के अंदर देखने को मिलेगी, लंग्स के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये जो बात थी, इस बात से पहले 1-2 लाइन और है, लेकिन वो यहाँ पर हज़फ हो गई। कौन सी 2 लाइन है उसको भी समझ लीजिए कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अतराफ एक झिल्ली है। उस झिल्ली को कल भी हमने बोला था प्लूरा झिल्ली, याद आ रहा है। तो प्लूरा झिल्ली के अंदर कितनी तय होती है, 2 होती है, एक होती है बैरूनी और एक होती है अंदरूनी। कल अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो बैरूनी तय होती है वो किससे जुड़ी होती है, वो जोफे सदर के अंदरूनी दीवार से होती है। और जो अंदरूनी तय होती है वो कहाँ जुड़ी होती है, फेफड़ों की बैरूनी दीवार से, फेफड़ों के बाहर से। तो जो भी तब्दीली थोरैसिक केज में होगी, थोरैसिक चेम्बर में होगी, वही तब्दीली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, प्लूरा मेम्ब्रेन में। और जो प्लूरा मेम्ब्रेन में होगी वो तब्दीली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, फेफड़ों में। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फेफड़ों के अंदर जो तब्दीली आती है, जो फैलाव होता है, जो सुकड़ाव होता है, ये किस पर मुनासिर है, जोसेफ तब्दीली, थोरैसिक केज। क्यों, क्योंकि थोरैसिक केज और फेफड़ों इन दोनों के दरमियान कौन मौजूद है,
लोरा झिल्ली, कल भी ये बात हमने पढ़ा था, ठीक है ना। दूसरी बात, अब तनफ्फुस का ये जो निजाम है, इसमें ऐसी तरतीब लाजमी है। क्यों लाजमी है? उसका रीजन ये है कि हम बराह रास्त तौर पे, यानी हम डायरेक्टली जो पल्मोनरी हजम है, पल्मोनरी हजम का मतलब क्या हो गया, हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े, उसका जो वॉल्यूम है, उसको तब्दील अज खुद नहीं ला सकते। यानी पल्मोनरी हजम के अंदर जो भी तब्दीली लाना है, या लंग्स के अंदर जो तब्दीली लाना है, वो हम थोरैसिक चैम्बर के बजाय, थोरैसिक चैम्बर के जरिए ही ला सकते, उसके बगैर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो लंग्स है, उसके अंदर जो मसल्स है, वो खुद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो सिकुड़ाव और फैलाव अपना खुद नहीं, जैसे दिल है, दिल की अगर बात करें तो दिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन खुद ब खुद होता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद करता है। हमारी ये मसल्स है, बाइसेप ट्राइसेप, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। हमारी जबान है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। लेकिन जो हमारे लंग्स है, उसके अंदर जो मसल्स है, वो इस तरह के नहीं है कि वो खुद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करे, इसलिए उनको थोरैसिक चैम्बर की मदद की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाउ अब ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि हम अब बात करने वाले हैं कि जब हमारे जिस्म के अंदर हमारे तनफ्फुस होता है, या जो ब्रीथिंग का अमल होता है, वो ब्रीथिंग का अमल किस तरह से अंजाम देता है, कैसे नाक के जरिए ऑक्सीजन अंदर आएगी, अंदर आने के बाद पूरे लंग्स तक पहुंचेंगी, फिर लंग्स के जरिए वो खून की नालियों में शामिल की जाएंगी, और फिर खून की नालियां उसको लेके पहुंचेगी। तो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने जिस तरह का GIF ऐड किया, उस GIF में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, खून की नालियों में मिक्स हो रही है, पूरे जिस्म को जा रही है, और वापस क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पीला कलर है, ये ऑक्सीजन है, और जो रेड कलर आपको, या पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है, ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर भी देखिए वो बात समझ में आ रही है कि ये ऑक्सीजन अंदर आया, ये ऑक्सीजन अंदर आया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया ना। अब वन बाय वन हम ये पूरे अमल में होने वाली स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ तनफ्फुस के अमल में कुछ मराहिल है, उसमें सबसे पहला मरहला क्या है, सबसे पहला मरहला है, उसको बुलाया जाता है सांस लेना, या उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसका मतलब ये है कि सांस लेने के अमल को दूसरे अल्फाज में क्या बोला जाता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, ये जो फिजा की हवा है, फिजा की हवा को यहाँ पर इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेरिक एयर। क्या बोला जाता है इसको? एटमॉस्फेरिक एयर। उस फिजा की हवा को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और अंदर लेने के बाद क्या होता है कि वो हवा अंदर जाएगी, और एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, एल्वियोलाई में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो हवा है, उसको क्या किया जाएगा, बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर एक हवा जाएगी जो ऑक्सीजन लेकर जाएगी, और बाहर एक हवा आएगी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगी। फिर दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो एल्व्यूलर झिल्ली थी, जो एल्व्यूलाई थी, उसके आर पार क्या होगा, गैसों का, यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, नुफूज होगा। इसका मतलब क्या है, जैसा भी यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें इस तरह समझ लीजिए एल्व्यूलाई है, और ये खून की नाली है। तब होगा क्या, इस खून के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर कौन मौजूद है, ऑक्सीजन, तो वो खून में शामिल हो जाएंगे। खून में कौन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एल्वियोलाई में आ जाएगी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले गई, और अंदर कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक अमल हो रहा है, और ये जो अमल हो रहा है, इस अमल को क्या बोला जा रहा है, डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन के अमल को हम उर्दू में क्या कहते हैं, नुफूज, यानी अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, जो खून है, जो खून में ऑक्सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर खून में ऑक्सीजन मिल गया, तो अब ये खून उस ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, तो हम कहते हैं कि खून के जरिए फिर क्या होगा, गैसों की नकलो हमल होगी, एक जगह से दूसरी जगह उन गैसों को सप्लाई किया जाएगा। फिर क्या होगा, वो गैसें सप्लाई होते होते जिस्म की अलग अलग बाफ्तों तक जाएंगी। इसका मतलब जो चौथी स्टेप होगी, उसमें ये होगा कि खून और बाफ्त, क्योंकि खून बाफ्तों तक जाएगा, तो खून क्या करेगा, बाफ्तों को ऑक्सीजन देगा, और बाफ्तों से बदले में क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जिन बाफ्तों को, यानी बाफ्त किससे बनी है, सेल से बनी है, खलियों से बनी है, तो इसका मतलब ये है कि खून से खलिए क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। और जब खून से खलिए ऑक्सीजन ले लेंगे, तो कल भी हमने ये बात बोला था कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में खलियों के अंदर अमल होता है, उस अमल को हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस।
क्या कहते हैं उसको, कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी टूटने का अमल। और इस टूटने के अमल में किसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को। इस टूटने के अमल में किसको तोड़ा जाता है, अमाइनो एसिड को। याद आ रहा है, तो हमने कहा था कि ग्लूकोज जब टूटता है तो उसकी वजह से कौन सी साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के नतीजे में क्या बनता है, एटीपी, है ना। तो कल ये बात ये, तो क्या होगा, कैटाबॉलिक तामुल के लिए खलियों के जरिए ऑक्सीजन का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। और वहां से जो भी पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर जिस्म के जरिए बाहर क्या किया जाएगा, खारिज किया। तो ये 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती है, इनको आपने याद रखना है कि सबसे पहला क्या होगा, सांस लेने का अमल, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जिसमें हवा अंदर भी आएगी और जो अंदर हवा आ रही है उसमें ऑक्सीजन है, जो बाहर जा रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा कि एल्वियोलाई में जब हवा पहुंचेगी, वो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो खून में जाएगी, खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से बाहर। फिर जो खून में ऑक्सीजन मिली थी उस ऑक्सीजन को खून पूरे जिस्म में क्या कर देगा, मुहैया कर देगा। और बदले में क्या करेगा, उस टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो लेकर आएगा वापस। तो इस तरह से ये पूरा अमल होगा। और जो ऑक्सीजन खलियों ने ले लिया या जो बास्तों ने ऑक्सीजन ले लिया, उस ऑक्सीजन का वो खलिया वो बास्त क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म, उनका इस्तेमाल करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म को क्या मिलेगी, एटीपी, तवानाई, एनर्जी। ठीक है, तो ये बुनियादी चीजें है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। अब हम यहाँ पर जो चीज, अब हम यहाँ पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत मजेदार है कि किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर सांस लेने का अमल होता है। क्योंकि हमको मालूम है सांस लेने के अमल में हम 2 काम करते हैं, एक हवा अंदर लेते हैं और दूसरा छोड़ते हैं। ठीक है, तब हम बात करने वाले हैं सांस लेने का तरीकेकार। तो अभी थोड़ा बलून को याद रखिए और ये जो डायग्राम दिख रही है उसको याद रखिए, मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है ना, सांस लेने का तरीकेकार जिसको हम कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने के जो तरीके हैं उसमें 2 मरहले हैं, उसमें 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स है या 2 मरहले हैं। एक जो स्टेप है उसको बोला जाता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब हवा अंदर लेना, मैं बस सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, और हवा को बाहर खारिज करना। ठीक है, ये 2 अमल हो गए। नाउ इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें जो फिजाई हवा, देखिए जब भी फिजाई हवा यहाँ बोला जा रहा है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर को यानी फिजाई हवा को अंदर क्या किया जाता है, खींचा जाता है। और जब भी एक्सपिरेशन होता है तो एक्सपिरेशन जिसमें क्या किया जाता है, एल्वियोलर हवा, कौन सी हवा को, एल्वियोलर एयर, यानी वो एयर जो लंग्स के अंदर मौजूद है। तो ये 2 अल्फाज को याद रखना है, उसको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है ना। हवा की जो बाहर और अंदर की तरफ नकल व हरकत है ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड होती है हवा के दबाव में फर्क। अब हवा के दबाव के फर्क को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है इसको, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, फर्क, डिफरेंस इन, मैं सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ एयर, जो हवा की मिकदार है उसमें जो फर्क होगा उसकी बुनियाद पर उसको बोला जाता है हवा के दबाव में फर्क। यानी बाहर अगर हवा ज्यादा है तो अंदर जाएगी, अंदर अगर हवा ज्यादा है तो बाहर आएंगे। तो ये हो गया फर्क, और इस फर्क को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट। और उसी को हम क्या कह रहे हैं, हवा के दबाव में फर्क। तो जो हवा बाहर से अंदर जाएगी और अंदर से बाहर आएगी वो किस पे मुनसिर है, पहली चीज याद रखना है कि वो मुनसिर है हवा के दबाव के फर्क। याद रखना है क्या, हवा के दबाव के फर्क। अगर बाहर हवा ज्यादा और अंदर कम है तो ये फर्क हो गया, काला कलर है सफेद कलर है, ये क्या हो गया, फर्क हो गया। तो इस तरह से ये फर्क होता है कि बाहर हवा ज्यादा है इसलिए बाहर से अंदर, और अंदर हवा ज्यादा है इसलिए अंदर से
तो हवा इंस्पिरेशन का जो अमल होगा ये मुनासिर होगा हवा के दबाव पे, फिर जो क्या करेंगे फेफड़ों में और फिजा में पैदा होती है। नाउ इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन उस वक्त होगा जब फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव फिजा के दबाव के मुकाबले में क्या होता है? कम होता है। फेफड़ों के अंदर हवा का जो दबाव है फिजा के दबाव के मुकाबले में कम होता है, यानी फिजा का दबाव ज्यादा होता है और हवा का दबाव कम होता है, यानी जिस्म के बाहर हवा ज्यादा है, जिस्म के अंदर ये बाहर से अंदर, इसलिए इस अमल को बोला जाता है इंस्पिरेशन। जबकि एक्सपिरेशन में क्या होता है? एक्सपिरेशन में होता है कि जो फेफड़े हैं उसके अंदर जो हवा का दबाव है वो फिजाई हवा के दबाव से ज्यादा होता है, यानी अंदर जो हवा है वो ज्यादा है और बाहर की जो हवा है वो कम है, इसलिए अंदर से निकलकर बाहर आ जाएगा, तब उस अमल को क्या बोलेंगे हम? एक्सपिरेशन। नाउ अब एक और चीज कि ये जो हवा का दबाव का फर्क है ये कब होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर हवा बहुत ही है, तब हवा अंदर अंदर जाएंगी, तुम तो फुग्गे की तरह फूल जाएंगे। हमारे अंदर हवा हमेशा अंदर आना चाहिए क्या? नहीं, बाहर भी आना है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमल बहुत ही मंसूबे के साथ अंजाम दिया जाता है, यानी इसको इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन होता है। अब जब कभी किसी चीज को कंट्रोल करना होता है तो उसके ऊपर कुछ गार्ड होते हैं, उसकी हिफाजत करने वाले, उस काम को अंजाम देने वाले होते हैं। तो इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर जब इस अमल को अंजाम देना होता है, यानी हवा के दबाव के अंदर फर्क करना होता है कि अगर बाहर हवा का दबाव ज्यादा है तो अंदर कम हो जाए, और कभी अंदर हवा का दबाव बहुत ज्यादा हो जाए ताकि बाहर का दबाव कम हो जाए। तो इसलिए होता है कि हवा के दबाव के इस फर्क को डायाफ्राम, कौन? डायाफ्राम, फिर पसलियां, उनके दरमियान मौजूद उजलात, उसका एक मखसूस सेट है, उस मखसूस सेट को बोला जाता है बैरूनी अंदरूनी इंटरकोस्टल मसल्स, इसके जरिए पैदा किया जाता है। यानी ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये जो हवा का दबाव है, इस हवा के दबाव को हमारे जिस्म में पैदा करने का काम दो मसल्स करती है या दो उजलात करते हैं। एक जो मसल है उस मसल को बोला जा रहा है डायफ्राम, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये जो मसल होती है ये स्केलेटल होती है, और दूसरे जो मसल्स है उनको बोला जाता है इंटरकोस्टल। क्या बोला जाता है इनको? इंटरकोस्टल उजलात। और ये जो इंटरकोस्टल उजलात होते हैं इनमें भी दो टाइप होते हैं, एक बैरूनी होते हैं और एक अंदरूनी होते हैं। इनकी मदद से क्या किया जाता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको क्या किया जाता है, घटाया और बढ़ाया जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इंस्पिरेशन का अमल होना चाहिए तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना या प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाएगा, फर्क बनाया जाएगा, और उस फर्क को बनाने में एक काम कौन करेगा, डायफ्राम, दूसरा काम कौन करेगा, इंटरकोस्टल मसल्स। नाउ इसके बाद एक और चीज समझना है कि फॉर एग्जाम्पल हम पहले अमल की बात करें, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की शुरुआत कैसा होगी, यानी सांस लेने के अमल में ये दोनों भी जो उजलात है, ये दोनों भी जो मसल्स है, ये कैसा काम करते हैं? ठीक है, तो इम्तिहान में बारहा ये बात पूछी जाती है कि जब इंस्पिरेशन का अमल होता है तो इस इंस्पिरेशन के अमल की शुरुआत डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों में से कौन करता है? तो याद रखना कि जब इंस्पिरेशन का अमल होता है, इंस्पिरेशन का अमल मतलब क्या हो गया, हवा को अंदर ले जाने का जो अमल है, इस अमल की शुरुआत या इस अमल को अंजाम देने में पहल कौन करता है? इस अमल को अंजाम देने में पहल करता है डायाफ्राम। कौन करता है? डायाफ्राम। नाउ मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, डायाफ्राम होता क्या है। नाउ आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि डायाफ्राम इस तरह की शेप की क्या है, एक मसल्स है। नाउ ये जो शेप है उसका, इस शेप को हमने वहां पर लिखा था गुंबद नुमा। क्या लिखा था? गुंबद नुमा। लेकिन जब इंस्पिरेशन का अमल अंजाम देना होता है तो ये गुंबद नुमा के बजाय सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि जो लंग्स पहले सिकुड़ा हुआ था, यानी ये लंग्स है, ये लंग्स जो है ये पहले क्या थे, इस तरह से रिलैक्स थे। अब जब डायफ्राम स्ट्रेट होगा तो उसके नतीजे में ये होगा कि ये जो लंग्स की दीवार है ये थोड़ी सी क्या हो गई,
फैल गई। फैलने की वजह से क्या हो गया, जो लंग्स का साइज यहाँ पर छोटा था अब वो क्या हो गया, बड़ा। बड़ा होने की वजह से क्या हो गया, बड़ा होने की वजह से ये हो गया कि अब यहाँ पर जो बाहर हवा थी वो क्या करेगी, अंदर आने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हवा को अंदर लाना है, हवा को अंदर लाना है, यानी जिस अमल को हम क्या करें, इंस्पिरेशन, इस अमल की शुरुआत, इस अमल के अंदर पहल जो करेगा वो सबसे पहले कौन करेगा, डायफ्राम। फिर उसके बाद इस डायफ्रागम की वजह से होता क्या है, इस डायफ्रागम की वजह से होता यह है कि जो लंग्स है उस लंग्स के साइज में इजाफा होता है। और लंग्स में जो साइज में इजाफा होता है वो कहां पर होता है, वो होता है ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब। ना अब ये ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब लंग्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है, उस लफ्ज को बोला जाता है एंटेरियो। ऊपर का मतलब होता है एंटेरियो और नीचे का मतलब होता है पोस्टेरियो या पोस्टेरियर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे डायफ्रागम सुकड़ेगा उसके सुकड़ने की वजह से एंटेरियो, पोस्टेरियो, एक्सिस, एक्सिस का मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन में क्या होगा, तो इस तरह से जो लंग्स थे उस लंग्स में क्या होगा, नीचे ऊपर लंग्स में क्या होगा, इजाफा होगा। और जैसे लंग्स में इजाफा हो गया तो लंग्स में इजाफा होते के साथ अंदर जो हवा थी वो कम हो गई। अंदर अगर हवा कम हो गई तो बाहर की हवा उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनाया गया, यहाँ पर बनाया गया प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हवा के दबाव में क्या बनाया गया, फर्क। और जैसी हवा के दबाव में फर्क आएगा तो बाहर से हवा अंदर आएगी, और जैसी बाहर से हवा अंदर आती है तो हम इस अमल को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, यानी सांस लेने का अमल, या उसी को हमने बोला था पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक दूसरा हमने बोला कि डायफ्रागम में जब भी तब्दीली होगी तो डायफ्रागम में तब्दीली होने का मतलब है थोरैसिक चैम्बर में तब्दीली। थोरैसिक चैम्बर में तब्दीली होने का मतलब फेफड़ों में तब्दीली, और फेफड़ों में जैसी तब्दीली होगी इसका मतलब फेफड़े का साइज बढ़ेगा, और फेफड़े का जैसी साइज बढ़ेगा तो वो साइज बढ़ेगा ऊपर और नीचे की जानिब, जिसके नतीजे में ये होगा कि अब हवा बाहर से अंदर आएगी। तो उसको हम ये कहते हैं कि एंटीरियर पोर्टियर एक्सिस में जो जोफे सद्र है, यानी कौन है, जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में यानी उसके हजम में क्या हो जाता है, इजाफा। दूसरा दूसरा जो मसल्स होता है जो इंस्पिरेशन करवाता है वो कौन होता है, वो होता है बेरूनी। कौन होता है वो, बेरूनी इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरा जो मसल्स होता है जो इंस्पिरेशन में काम करता है वो कौन होता है, वो होता है बेरूनी। कौन होता है वो, बेरूनी इंटरकोस्टल उजलात। तो याद रखना कि इंस्पिरेशन के अंदर कौन से वाले उजलात काम करते हैं, तो याद रखना है इंस्पिरेशन के अमल के अंदर यानी सांस लेने के अमल के अंदर दो उजलात काम करते हैं, जिसमें से एक तो है डायफ्रागम, एक तो है डायफ्रागम गुंबद नुमा मसल, और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल, देखिए यहाँ लफ्ज याद रखिए, कौन है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। देखिए कोस्टल का मतलब होता है किनारा, कोस्टल का मतलब क्या होता है, किनारा। तो जो हमारी रीढ़ के हमारी जो पसलियां हैं उस पसलियों के किनारे पर ये मसल्स चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो हमारी जो पसली है उसको खींचती है। पसलियों को खींचेंगे इसका मतलब कौन खींचा चला जाएगा, थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर बढ़ गया तो थोरैसिक चैम्बर का हजम बढ़ गया। थोरैसिक चैम्बर किसके साथ जुड़ा हुआ है, लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ, तो फेफड़ों का भी हजम बढ़ गया। तो यहाँ याद रखना है कि बेरूनी इंटरकोस्टल उजलात वो सुकड़ते हैं और उनके सुकड़ने की वजह से जो रीढ़ की हड्डियां है और जो स्टर्नम है वो ऊपर चली जाती है ना। हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो चैम्बर है थोरैसिक के लिए ऊपर जाता है। तो उससे क्या हो गया कि अब इसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो हजम है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है वो जोहरी और बतनी महवर पर बढ़ता है। जोहरी और बतनी का मतलब क्या है, आगे और पीछे। डॉर्सो वेंट्रल यानी इसको क्या बोला जाता है, जोहरी जानिब और बतनी जानिब। जोहरी के लिए हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम क्या कहते हैं उसको, डॉर्सल, और बतनी के लिए हम क्या करते हैं, वेंट्रल। तो इस तरह से आगे और पीछे भी क्या हो जाएगा, थोरैसिक केज का साइज बदल जाएगा। इसका मतलब ये कि थोरैसिक केज का साइज अगर बढ़ा
तो लंग्स का साइज बढ़ेगा, लंग्स का साइज बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर जो हवा मौजूद है, फेफड़ों के अंदर जो हवा मौजूद है वो हवा क्या हो गई, कम, और बाहर हवा क्या हो गई, ज्यादा, इसलिए बाहर की हवा अंदर। तो अब इस अमल को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, सांस अंदर लेने का अमल या हवा को अंदर लेने का अमल। बात समझ में? तो इस तरह से क्या हो गया, थोरैसिक चैम्बर का हजम बढ़ गया तो उसकी वजह से फेफड़ों का हजम भी बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों के अंदर का जो दबाव है हवा का वो कम हो जाता है और फिजाई हवा क्या होती है, अंदर आ जाती है। तो ये पूरा जो अमल है, ये पूरा अमल कौन सा अमल है, इंस्पायरेशन। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बात आपको यहाँ समझ में आएगी कि ये जो है, ये स्टर्नम है यानी सामने वाली हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी पीछे वाली है, नीचे डायफ्रागम है। तो डायफ्रागम सुखड़ रही है और स्टर्नम रीढ़ की हड्डियां फैल रही है, जिसके वजह से लंग्स का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए बाहर से हवा अंदर की तरफ क्या हो गई, दाखिल हो गई। इसलिए हम इस अमल को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। याद रहेगा ना। दूसरा जो अमल है, दूसरा अमल कौन सा है, दूसरा अमल होता है जिसमें सांस को छोड़ा जाता है। सांस छोड़ने के अमल में क्या होता है, जो डायफ्रागम पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सिकुड़ गया था वो, और जो इंटरकोस्टल उजलात है वो अपनी असल हालत में आ जाए। अब अपनी असल हालत मतलब सुकून वाली हालत में आ जाएंगे। पहले वो सिकुड़ गए थे तो वापस से फैल जाएंगे ना, जिससे डायफ्राम और स्टर्नम अपनी वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में जो थोरैसिक चैम्बर है उसका हजम क्या हो जाएगा, कम। थोरैसिक चैम्बर अगर कम हो गया तो इसके नतीजे में पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी लंग्स यानी फेफड़ों का वॉल्यूम, फेफड़ों का हजम भी कम हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, फेफड़ों के अंदर जो ऑलरेडी हवा मौजूद थी वो हवा ज्यादा हो गई, यानी फिजाई दबाव में क्या हो गया, थोड़ा सा इजाफा। जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो अब ये होगा कि हवा जो अंदर है वो बाहर की हवा के कंपैरिजन में, बाहर की हवा के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होगी, जिसके नतीजे में ये होगी कि अंदर की हवा अब बाहर आने लगेगी। यानी अब जो अमल होगा वो होगा एक्सपायरेशन, यानी हवा के छोड़ने का अमल, सांस के छोड़ने का अमल। तो यहाँ पर देखिए कि डायफ्रागम वापस से अपनी हालत में जा रही है, दोबारा रीढ़ की हड्डी, दोबारा स्टर्नम अपनी हालत में आ गए। नतीजे में अब जो वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम जो बड़ा था, अब वो वॉल्यूम दोबारा घट गया। अब इस दोनों डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों डायग्राम एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, कुछ भी फर्क तो दिख नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से और देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ हिस्सा है, ये थोड़ा सा घटा हुआ हिस्सा है। ये बड़ा हुआ हिस्सा यानी ये थोरैसिक केज बढ़ा, जिसके नतीजे में पल्मोनरी वॉल्यूम यानी फेफड़े बढ़े, फेफड़े बढ़ने के नतीजे में अंदर जो हवा थी वो कम हो गई, इसलिए बाहर से हवा अंदर आ गई। सुखाने के नतीजे में ये हो गया, अपनी वापस अपनी हालत पे जाने के नतीजे में ये हो गया कि रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम और डायफ्रागम अपनी असल हालत में आ गए, जिसके नतीजे में अब लंग्स की साइज कम हो गई, लेकिन लंग्स के अंदर जो हवा मौजूद थी वो हवा की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए हवा अब बाहर आना लगेगी। इस तरह से फेफड़ों से बाहर हवा आ जाएगी और इस अमल को हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन। तो इस तरह से याद रखना है कि हमारे जिस्म में जब एक्सपिरेशन का अमल होता है तो इस एक्सपिरेशन के अमल में भी कौन कौन काम करता है, डायफ्रागम, और कौन काम करता है, इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन दिस टाइम यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स दोनों भी काम करती है, याद रहेगा ना। अब एक और आखिरी चीज और जो बहुत अहम है, क्या कि कोई तंदुरुस्त अगर आदमी है, एक तंदुरुस्त अगर आदमी है तो वो 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। तो याद रखिए कि एक आदमी 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। एक तंदुरुस्त आदमी 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, 12 से 16 बार। तुमने कभी सांस ली, कभी सोचे कितने बार लेते हैं, दिल कितने बार धड़कता है वो मालूम है, 72 बार। लेकिन सांस कितने बार लेते हैं कभी हम सोचते नहीं है। तो सांस हम कितने बार लेते हैं, 12 से 16 बार। कुत्ता पीछे लगा दो, वो नंबर ज्यादा हो जाएगा, है ना। 12 से 16 की जगह हो सकता है 20 से 25 हो जाए, 30 हो जाए। यानी हम सांस जो अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे उसके नंबर में क्या हो जाएगा, इजाफा, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आमतौर पे याद रखना है कि हम कितने बार 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। अब अगर हम चाहे तो हमारा जो इंस्पिरेशन का कैपेसिटी है, यानी जो अमल तनफ्फुस की कैपेसिटी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, तो उसके लिए हमारे शिकम में यानी हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट में, हमारे एब्डोमेन के अंदर कुछ उजलात होते हैं। और ये जो इजाफी उजलात है ये क्या करते हैं, ये इजाफी उजलात हमारी मदद करते हैं। अगर हम, जैसा अभी आपको
सांस रोकना है, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त आपको सांस लेना होता है, तो आप क्या करते हैं, पेट को अंदर दबाते हैं, बराबर। जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करते वक्त भी पेट अंदर दबता है, यानी आप क्या कर रहे हैं, जो सांस आप अंदर ले रहे हैं उस सांस की और एक्स्ट्रा मिकदार को आप अंदर खींचने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त आप क्या करते हैं, आप सिर्फ आपके थोरैसिक केज से मदद नहीं लेते, बल्कि आपके एब्डामन यानी पेट में मौजूद उजलात से भी क्या करते हैं, अमल तनफ्फुस के दौरान मदद लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि अमल तनफ्फुस की जो रेट है, अमल तनफ्फुस की जो रफ्तार है, या अमल तनफ्फुस का जो अमल है, उसमें हम इजाफा कर सकते हैं, सिर्फ थोरैसिक उजलात नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हम एब्डोमिनल यानी हमारे जो शिकम है उसके उजलात की भी क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सांस है वो बढ़ जाएगा ना। अगर हमको ये चेक करना है कि हम कितनी हवा अंदर बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए मीटर का यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है स्पायरोमीटर। इम्तिहान में ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है कि स्पायरोमीटर है, इस स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करके हम कितनी हवा अंदर आ रही है, कितनी हवा बाहर जा रही है, इसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक और बात, सांस चलने के दौरान हवा की जसामत का अंदाजा होता है। फिर ये जो आला होता है, ये पल्मोनरी अमलों की क्लिनिकल जांच में भी मदद करता है, यानी किसी का मतलब ये जो स्पायरोमीटर है, इसकी मदद से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि किसी के लंग्स में कोई खराबी तो नहीं है, किसी का कोई लंग्स के अंदर डिफेक्ट तो नहीं है, क्यों उसके जिस्म के अंदर बराबर से सांस लेने का अमल हो नहीं हो रहा, क्यों उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जैसा कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस आने की वजह से क्या हो गया, हमारे फेफड़ों की जो सरफेस थी, फेफड़ों की जो दीवारें थी, वो मोटी मोटी हो गई। होने की वजह से क्या होता था, अब जो हवा अंदर जाती थी वो हवा एक्सचेंज नहीं होती थी, जिसकी वजह से उस बंदे को ऑक्सीजन की क्या होती थी, कमी होती थी, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी आखिर में क्या हो जाती थी, मौत। आज भी हमारे पास अगर किसी को निमोनिया वगैरह हो गया है ना, छोटे बच्चे हैं उनको निमोनिया वगैरह हो गया, तो होता क्या, उनको सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ। जैसे हमको जुकाम हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो, तो इस तरह के बहुत सारे दूसरे जो डिफेक्ट है, उन डिफेक्ट्स को मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई डिफेक्ट या कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है। नाउ नमाज के बाद इंशाल्लाह हमारा एक और लेक्चर रहेगा, तो नमाज पढ़िए, नमाज के फौरी बाद इंशाल्लाह हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है? पैरालिसिस वाला जो मामला है गाजिया बेटा, पैरालिसिस वाला मामला हम आगे चल के जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट है उसमें पढ़ेंगे। तो पैरालिसिस का जो मामला होता है उसमें ये होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं, खास करके स्केलेटल मसल्स, वो काम करना बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्या होता है, तो ये हम आगे देखेंगे। सवाल बहुत अच्छा है कि पैरालिसिस को आपने इसके साथ कनेक्ट किया, यानी प्रैक्टिकल सवाल है। और ठीक है, तो वो वाला जो मामला है वो स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। जी, अब फिर बेटा हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इंस्पिरेशन का वक्त है, एक्सपिरेशन का वक्त है, और ब्लड रिजर्वायर किस तरह से होता है, यानी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है, तो ये सारे मैकेनिज्म हम आगे धीरे धीरे ये देखने वाले हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें और क्लियर होगी, बहुत सारे कंसेप्ट और यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, ठीक, ठीक है। नमाज के बाद इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।